देखो, कल हम कंप्यूटर नेटवर्क देख रहे थे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है और इस कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या प्रकार होते हैं। ये सारी चीजों पे अपन ने चर्चा करी थी। देखो, इस कंप्यूटर नेटवर्क में हमने इसके अलग अलग प्रकार देखे, अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के तरीके देखे थे। इसमें एक छोटी सी चीज और है, इसको कहते हैं ओ एस आई मॉडल। ओ एस आई मॉडल, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल फुल फॉर्म है इसका। ओपन सिस्टम ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। देखो, इसके बारे में कुछ जानना है। पहली बात तो इसका जो विकास किया गया था 1980 में किया गया था, ठीक है ना। और इसका जो विकास किया गया था वो किया गया था ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यूएस, यूएसए। IOS, इसने इसका डेवलपमेंट किया था या इसके विकास का श्रेय इसको जाता है। अब देखो ये क्या है, OSI मॉडल दरअसल क्या है कि आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्क किस तरह कार्य करता है, किस तरह कार्य करता है, नेटवर्क किस तरह कार्य करता है उसे समझने के लिए, उसे समझने के लिए OSI मॉडल डेवलप किया गया। कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह कार्य करता है उसे समझने के लिए आपका OSI मॉडल डेवलप किया गया, ठीक है। अब देखो, फिर इसमें क्या याद रखना है कि इस OSI मॉडल में 7 लेयरें होती हैं, 7 लेयर। इस OSI मॉडल में 7 लेयर, 7 परत होती हैं। ऐसी 7 परत होती है। इसमें जो सबसे पहली परत होती है उसको कहते हैं फिजिकल परत, फिजिकल लेयर। और जो सबसे ऊपर की परत होती है वो कहलाती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर 7वें नंबर की है और फिजिकल लेयर पहले नंबर की है। बाकी 6 लेयर भी है, लेकिन पेपर में जो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा OSI मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल का डेवलपमेंट कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, और फिर अंततः है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है। तो भैया 7 लेयर होती है। OSI मॉडल की जो पहली लेयर या सबसे पहली लेयर या निचली लेयर उसको कहेंगे हम फिजिकल लेयर। सबसे ऊपरी लेयर वो क्या कहलाती है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। इस फिजिकल लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। फिजिकल लेयर को क्या कहते हैं, BIT, बिट यूनिट। और जो एप्लीकेशन लेयर है, इस एप्लीकेशन लेयर को यूजर इंटरफेस लेयर भी कहा जाता है, यूजर इंटरफेस लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी अलग अलग लेयर भी चाहो तो मैं नाम लिख दे रहा हूं उसके, लेकिन पहली और आखिरी लेयर तो आपको याद होना चाहिए। जैसे पहली है फिजिकल लेयर, दूसरी है डेटा लिंक लेयर, DATA, डेटा लिंक लेयर। तीसरी है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी है सेशन,
लेयर। छठवीं है प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये 7 लेयर होती हैं। ठीक है, तो ऊपर और नीचे की लेयर याद रखना, बाकी तो ठीक है, पढ़ लेना एक बार, याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, जैसे ये एक ओएसआई मॉडल डेवलप किया गया है, इसी टाइप से एक और मॉडल डेवलप किया गया है जिसको कहते हैं टीसीपी या आईपी मॉडल। ये जैसे ओएसआई मॉडल डेवलप किया गया, इसी टाइप से क्या है टीसीपी या आईपी मॉडल। टीसीपी या आईपी मॉडल, ये क्या होता है देखो, इसका तो पहले फुल फॉर्म है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है आपकी उसी चीज कंप्यूटर नेटवर्क के मॉडल को समझने के लिए। देखो, इसका जो विकास किया गया है वो किया गया है 1970 में, किसके द्वारा? यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, यूएसए रक्षा विभाग, यूएस रक्षा विभाग एजेंसी, DARPA 1970 में। ठीक है ना, इस मॉडल को प्रोटोकॉल मॉडल कहा जाता है और इस मॉडल में 4 लेयर होती है, 4 लेयर होती है, 4 लेयर होती है इस मॉडल में। पहली लेयर है नेटवर्क इंटरफेस लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर। दूसरी है इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर। तीसरी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और चौथी है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है ना, तो यही पूछा जाएगा कि टीसीपी मॉडल में कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। टीसीपी मॉडल की सबसे ऊपर की लेयर है तो चौथा नंबर, ऊपर मतलब चौथा नंबर मतलब एप्लीकेशन लेयर, और सबसे नीचे की लेयर मतलब पहले नंबर की लेयर मतलब नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, तो ये तो आपको मॉडल याद रखने हैं और उनकी लेयरों को याद रखना है, बस इतना ही है अपने लिए कंप्यूटर नेटवर्क में। ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथे नंबर की है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब देखो, हमारा हमने जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए इतना ही है। अब इसमें ज्यादा कुछ बचा है नहीं कंप्यूटर में, इसके अतिरिक्त जो कंप्यूटर में है वो अपन इंटरनेट में जब पढ़ेंगे तो बची हुई चीज को इंटरनेट से कनेक्ट करके पढ़ लेंगे, जो भी बची हुई चीजें हैं। बाकी कंप्यूटर में तो अपने लिए इतना ही है, जिसको कह रहे हैं हम सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर। अब बस इसमें क्या है, एक चीज और हो जाती है, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो मेंस में उनने एक सिलेबस के रूप में दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन उसमें क्या प्री में कोई ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछेगा नहीं। मेंस में जरूर पूछ रहा है कि एमएस ऑफिस के क्या उपयोग है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अब प्री में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो डायरेक्ट पूछे कि एमएस ऑफिस या एक्सेल की कमांड, वो हमारे कोई काम का नहीं है। तो कंप्यूटर हमारे लिए बस इतना ही। ठीक है ना, जो थोड़ी बहुत चीजें बची हैं वो जब अपन इंटरनेट पढ़ेंगे, तो इंटरनेट अभी पढ़ेंगे तो इंटरनेट के साथ ही उस चीजों को देख लेंगे। अब देखो, हमने जो यूनिट 9 की जो पहली टॉपिक पढ़ा था, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था।
दूसरा टॉपिक हमने चालू किया था, उसको क्या नाम दिया था, आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। और इस संचार सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी में हमने दो हिस्से पढ़े थे। एक में कहा था कि हमको उपकरण पढ़ना है और दूसरे में पढ़ना है संचार कैसे होता है या संचार की विधियां कैसी होती हैं, वायरलेस होती है, वायर के द्वारा होती है। ये उपकरण में हमने क्या देखा था, सबसे पहले कंप्यूटर, फिर मोबाइल, यही है मेन। वैसे तो केवल कंप्यूटर और मोबाइल, इसमें से देखो कंप्यूटर तो हमने पढ़ लिया, हमको मोबाइल और टीवी देखना है। मोबाइल और टीवी में हमको उसका कुछ सैद्धांतिक नहीं देखना, जैसे कंप्यूटर में उन्होंने कहा कि भैया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसकी इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। मोबाइल में हमको ये जानने की कोई जरूरत नहीं। टीवी में भी हमने लगभग देख ही लिया है कि एलईडी क्या है, एलसीडी क्या है, ओएलईडी क्या है, वो अलग कहानी है। तो इसमें और कुछ हमको देखना नहीं, मतलब अब इसमें जो कंप्यूटर में जो पढ़ा वो हमको वैसे मोबाइल में नहीं पढ़ा। इसमें जो चीज है वो हम क्या है यही पढ़ लेंगे। जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब अलग से टॉपिक थोड़ी पढ़ेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बस केवल हमको उनके नाम जानना है। तो अब हम क्या है संचार चालू करते हैं, कम्युनिकेशन। तो संचार में ही क्या है मोबाइल को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मोबाइल बहुत थोड़ा सा रहेगा हमारा कि भाई मोबाइल की 6th जनरेशन क्या है, 5th जनरेशन, ठीक है ना। तो हम मोबाइल अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसी में जो मोबाइल का थोड़ा बहुत टॉपिक होगा वो इसी संचार के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब हम जो टॉपिक चालू कर रहे हैं इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में, वो है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा का संचार कैसे होता है, डाटा संचार, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन, डेटा का संचार कैसे होता है। मतलब देखो डाटा संचार, इसकी यदि हम परिभाषा देखें तो डाटा संचार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, निर्देश, सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं। एक कंप्यूटर से सूचनाएं, निर्देश दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती है। एक कंप्यूटर से सूचनाएं, निर्देश दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती हैं, इसको हम डेटा संचार कहते हैं, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया संचार चैनल के माध्यम से पूरी की जाती है। डेटा को सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, ये हमको पता है। अब देखो इस डेटा संचार के लिए भाई, ये जो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना है, तो इस डेटा संचार के जो घटक होंगे, किन किन चीजों की जरूरत है, घटक, डेटा संचार के घटक 5 रहेंगे। एक सबसे पहले तो क्या है, सेंडर, प्रेषक। एक सेंडर होगा ना जो क्या करेगा, मैसेज को भेजेगा, निर्देश को भेजेगा। दूसरा रहेगी सूचना, क्या निर्देश है, इंफॉर्मेशन, सेंडर, इंफॉर्मेशन। तीसरा है आपका इस संचार को भेजने का साधन क्या है, मीडियम, डाटा कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है। और फिर पांचवा है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, रिसीव करने वाला। भाई देखो इतनी ही चीज होती है, आपको यदि सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजी चाहिए, पहला तो सूचना भेजने वाला व्यक्ति, दूसरा कुछ सूचना होनी चाहिए तो वही सेंडर है, इंफॉर्मेशन है। फिर तीसरा क्या है, उस सूचना को भेजने का कोई साधन होना चाहिए कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज रहे हैं तो किसके, हो सकता है तार से कनेक्ट करके भेज दो या अन्य किसी तरीके से भेजो। और फिर पांचवा आता है रिसीवर, मतलब क्या है कि वो डाटा को रिसीव करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो देखो ये चार चीजें, एक दो तीन चार चीजें, चार चीजें तो हमको बिल्कुल
स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है डेटा कम्युनिकेशन की। लेकिन देखो ये चार चीजें सही ढंग से काम कर सके, इसलिए पांचवी चीज को डेवलप किया गया और इस पांचवी चीज को कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सूचना या संचार भेजने के कुछ नियम बनाए गए। सूचना भेजने के नियम, इन नियमों को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। बिना प्रोटोकॉल के क्या है, सब बर्बाद हो जाएगा। इतना कंप्यूटर से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक सूचना भेजी जा रही है, तो मजबूरी है कि आपको कोई ना कोई प्रोटोकॉल या नियम डेवलप करने पड़ेंगे ताकि इस नियम के तहत कुछ काम हो सके। ठीक है ना। तो देखो ये है डेटा कम्युनिकेशन के घटक, सेंडर, इंफॉर्मेशन, मीडियम, रिसीवर और प्रोटोकॉल। अब देखो इसमें से हमको जानना क्या है, हमको जो पढ़ना है वो केवल इसमें क्या है भाई, प्रेषक हम जान रहे हैं एक कंप्यूटर, रिसीवर दूसरा कंप्यूटर हो गया। इंफॉर्मेशन से भी हमको कोई मतलब नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ये हमारे लिए काम का है। और थोड़ा सा ये है, प्रोटोकॉल भी बहुत ज्यादा नहीं देखने, कुछ काम के जो दो चार प्रोटोकॉल है उसको देखना है। और फिर ये क्या है, डेटा कम्युनिकेशन का मीडियम क्या है, ये हमको देखना है कि डेटा कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, वही चीज हमारे काम की। ठीक है, तो देखो हमको क्या है देखना है, डेटा संचार की विधियां देखनी है। डेटा किस रूप में संचारित किया जाता है, जो सूचना है वो किस रूप में एक स्थान से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती है। ठीक है ना। तो देखो डेटा संचार की विधियां देखते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जो डेटा है इसको हम क्या है, सिग्नल के रूप में भेजते हैं। सिग्नल, डेटा को क्या बोलते हैं, सिग्नल। तो जो डेटा है, डाटा सिग्नल, दो रूपों का होता है डाटा सिग्नल। जो डाटा है आपकी सूचना है उसको सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो दो टाइप का होता है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एक है आपका डिजिटल सिग्नल और एक है एनालॉग सिग्नल। कोई डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है ना। डिजिटल सिग्नल क्या है, इसमें डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान होता है। डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान होता है। पहले ही बताया बाइनरी कोड 0 और 1 के रूप में। जो डिजिटल सिग्नल है वो केवल क्या है, बाइनरी संख्याओं में ही चलता है, जैसे 0 और 1 के फॉर्म में। बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम में ही डिजिटल सिग्नल चलता है। मतलब डिजिटल सिग्नल देखो इस रूप में चलता है कुछ, ये डिजिटल सिग्नल, ये आपका डिजिटल सिग्नल की गति है। 0 1 1 0 ऐसा करके ही ये गति करता है। जो एनालॉग सिग्नल है इसको क्या है, रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान होता है। ये एनालॉग सिग्नल क्या है, रेडियो तरंगों के रूप में। रेडियो तरंगों के रूप में हम एनालॉग सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजते हैं। और एनालॉग सिग्नल मतलब वो इस टाइप से, ये ये एनालॉग सिग्नल है। ठीक है ना। तो सिग्नल दो रूपों में हम ट्रांसफर करते हैं, एक डिजिटल सिग्नल होता है और एक एनालॉग सिग्नल होता है। डिजिटल सिग्नल में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा का ट्रांसफर होता है, और एनालॉग सिग्नल में क्या है, रेडियो तरंगों के रूप में डाटा चलता है। ठीक है ना। तो ये दो उदाहरण आप मतलब डाटा सिग्नल दो रूपों में हम भेजते हैं। अब देखते हैं इस डाटा को ट्रांसफर करने की कौन कौन सी विधियां हैं। डेटा कम्युनिकेशन की मेथड या डेटा कम्युनिकेशन होता कैसे है, डाटा संचार की विधियां। तीन विधि है डेटा संचार की। एक होती है सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स विधि।
सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। दूसरी होती है अर्ध डुप्लेक्स विधि, अर्ध डुप्लेक्स। और तीसरी होती है पूर्ण डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मेथड, अर्ध डुप्लेक्स और पूर्ण डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अब देखो सिंप्लेक्स विधि क्या होती है। सिंप्लेक्स विधि में डेटा का फ्लो सदैव एक दिशा में होता है, डेटा का फ्लो सदैव एक दिशा में होता है, डेटा का फ्लो सदैव एक दिशा में होता है। एक समय में सेंडर के द्वारा एक ही दिशा में डेटा को भेजा जा सकता है और रिसीवर के द्वारा सेंडर वापस संदेश नहीं भेज सकता। मतलब क्या है, ये आपका सेंडर भेजने वाला, उसने सिग्नल भेजा और रिसीवर ने प्राप्त कर लिया, बात खत्म हो गई। सिंप्लेक्स मेथड। और इसका उदाहरण याद रखना, रेडियो। एग्जाम्पल रेडियो। रेडियो में आप क्या बस सामने वाले को सुन सकते हो, आप उसको कुछ जवाब नहीं दे सकते। तो ये जो विधि होती है ये होती है सिंप्लेक्स विधि, ठीक है ना। एक साइड से होता है फ्लो। और भी देखो सिंप्लेक्स विधि के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे रेडियो तो आप है, आप इसको टीवी के रिमोट के उदाहरण से भी समझ सकते हो कि रिमोट से टीवी की तरफ जा रहा है, टीवी से रिमोट की तरफ नहीं आएगा। टीवी का रिमोट हो, कंप्यूटर का आपका कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, ये सब क्या है, सिंप्लेक्स विधि से ही काम कर रहे हैं। फिर दूसरा होता है अर्ध डुप्लेक्स विधि। इस विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है, डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है। अर्ध डुप्लेक्स विधि में डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का फ्लो होता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में डेटा का फ्लो होता है। एक समय में एक ही दिशा में डेटा का फ्लो होता है। मतलब समझ रहे ना कि ये सेंडर है, रिसीवर है। सिंप्लेक्स विधि में तो क्या है, केवल सेंडर से रिसीवर तक गया संदेश, बात खत्म हो गई। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, दोनों साइड से रिसीवर भी सेंडर को संदेश भेज सकता है, लेकिन जैसे सेंडर संदेश भेज रहा है तो पहले सेंडर संदेश भेज देगा, रिसीवर उसको प्राप्त कर लेगा। अब इसने भेज दिया, अब रिसीवर भेजेगा, एक बार में एक ही दिशा में फ्लो होगा। और इसका उदाहरण लिख लेना आपका वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी देखो ना टीवी पे, कई वो पुलिस वाले जो चलते हैं, उसमें सामने वाला पहले बोल देता है, फिर वो कहता ओवर, इसका मतलब हाँ मेरा हो गया अब तू बोल, तो फिर वो दूसरा बोलना चालू करेगा, ठीक है ना। तो वॉकी टॉकी वो इसी टाइप का होता है, एक बार में एक तरफ से सिग्नल आता है, ठीक है। ये हो गया हाफ डुप्लेक्स। और फिर तीसरा आता है पूर्ण डुप्लेक्स। डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में होता है और एक समय में दोनों तरफ से होता है, डेटा का फ्लो दोनों दिशाओं में और दोनों तरफ से। मतलब ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से एक ही टाइम में इधर से इधर भी आएगा और इधर से इधर भी आएगा, सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर, दोनों तरफ होता है। और इसका अच्छा उदाहरण है आपका फोन। फोन में जब हम बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला जब बोल देगा तब हम बोलेंगे, तो तुरंत उसके बीच में बात काट के और अपना बोल सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकता है। फोन पे संदेश भेजना है तो भी एक साथ दोनों चीजों को हम कर सकते हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब क्या है, जहां पे भी आपको दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है वो कहलाती है पूर्ण डुप्लेक्स। पूर्ण डुप्लेक्स, ठीक है ना। तो देखो ये डेटा संचार की 3 विधियां हैं। अब इन विधियों के बाद हम देखते हैं कि डेटा संचार, ये तो आपने देख लिया कि 3 तरीके से किया जाता है, 3 मेथड हैं कि एक में आप सिंप्लेक्स विधि है, एक ही साइड से भेज रहा है, एक में दोनों साइड से भेज दे रहे हो, लेकिन एक बार में एक तरफ से हो रहा है, और पूर्ण डुप्लेक्स में दोनों तरफ से एक साथ सिग्नल का आवागमन हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो डेटा है, ये डेटा को भेजते किस माध्यम से, वही तार के माध्यम से भेजते हैं या वायरलेस भेजते हैं। तो डाटा संचार के माध्यम क्या क्या है, डेटा संचार के माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो इन माध्यमों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक है निर्देशित माध्यम और एक है अनिर्देशित माध्यम, गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। निर्देशित माध्यम और अनिर्देशित। निर्देशित माध्यम और अनिर्देशित माध्यम, गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। अनिर्देशित, अनिर्देशित, अनगाइडेड मीडियम, गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम। अब देखो निर्देशित माध्यम क्या होता है कि डेटा का ट्रांसमिशन किसी केबल की सहायता से किया जाए, तार की सहायता से। जब डेटा का संचार या डेटा का ट्रांसमिशन केबल की सहायता से किया जाए, केबल मतलब तार की सहायता से किया जाए, तार की सहायता से किया जाता है तो उसे गाइडेड मीडियम कहते हैं। सीधी बात है भाई, सिग्नल हम 2 तरीके से भेज सकते हैं, एक तार से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, या फिर तार की सहायता नहीं करेंगे। तो जहां तार की सहायता ले रहे हैं, तार दिख रहा है हमको, वो कहला रहा है गाइडेड। अब देखो इस गाइडेड को केवल तार के आधार पर 3 टाइप के बांट देते हैं। 3 टाइप का तार उपयोग में लाते हैं हम डेटा कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए 3 टाइप का तार उपयोग में लाते हैं। एक होता है ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड तार। ट्विस्टेड तार क्या होता है, साधारण तार होता है जिसका हम सामान्यतः उपयोग करते हैं। इस ट्विस्टेड केबल का उपयोग ज्यादातर लैन के सिग्नल में भेजने के लिए किया जाता है, लोकल एरिया। ज्यादा लंबी दूरी का उपयोग करेंगे तो सिग्नल खराब हो जाएगा ट्विस्टेड केबल में। तो ट्विस्टेड केबल का उपयोग क्या है, छोटी दूर के डेटा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और इस केबल को ईथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है, ईथरनेट, ईथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी ट्विस्टेड केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है कि 2 तार आपस में एक दूसरे में उलझे होते हैं और उसी के माध्यम से हम तार का जो सिग्नल का है ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। बस देखो नाम याद रखना है, उसमें कोई काम का है नहीं। फाइबर ऑप्टिकल, देखो डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए तार का उपयोग कर रहे हैं तो उसको गाइडेड मीडियम कह रहे हैं। गाइडेड मीडियम में भी हमको क्या है, 3 टाइप के तार दिखाई देते हैं। एक सबसे पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं इसको क्योंकि इसमें आपस में तार क्या है, उलझे रहते हैं। और तार आपस में उलझे रहते हैं मतलब कि भाई इसमें देखो, एक ये कवर रहता है, फिर उसके अंदर एक और कवर रहता है, इसके अंदर मेन तार चलता है, और ऊपर से क्या है, एक जिसको कहना चाहिए अर्थिंग के लिए एक तार का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि ऊपर अभ्रक की एक परत को चढ़ा दिया जाता है, और एक तार सिग्नल पहुंचाने के लिए और एक तार अर्थिंग के लिए होता है। वही फेस न्यूट्रल यार, सामान्य सा क्या है, ऐसे 2 तार रहते हैं आपस में ऐसे उलझे उलझे रहते हैं, नॉर्मल तार की बात कर रहे हैं। वही आता है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। लेन के सिग्नल को पहुंचाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं, ये कहलाता है ट्विस्टेड पेयर
केबल। देखो ये बिजली का तार मत समझना कि जो बिजली का तार देख रहे हैं वो तो सीधा सीधा रहता है। कंप्यूटर से जब सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो ये पहले एक बहुत केबल चलता था, ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसमें क्या है तार के ऊपर अभ्रक की कवर परत चढ़ी रहती थी और अंदर दो तार निकलते थे जो ऐसे क्या है घूमे हुए रहते थे आपस में। तो इसलिए उनको नाम दिया जाता था ट्विस्टेड पेयर केबल, क्योंकि दो तार आपस में उलझे हुए रहते हैं और वो फिर क्या है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। तो ये कहलाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर दूसरा है फाइबर फाइबर ऑप्टिकल केबल। इस फाइबर ऑप्टिकल को तो हम जानते ही फिजिक्स में पढ़े थे कि इसमें डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम क्या है डेटा को बार बार परावर्तित करते हैं और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसी सिद्धांत पर यह फाइबर ऑप्टिकल कार्य करता है। इस समय जो हमारा ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है, उस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन में क्या है इसी तार का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। ये तार रहती है उसमें प्रकाश क्या है इस रूप में, जो सिग्नल है सिग्नल को क्या करते हैं इसमें हम सबसे पहले प्रकाश के फॉर्म में बदलते हैं और फिर उसको क्या है इस तार के अंदर, और फिर यहां से यह परावर्तन ये परावर्तन ये परावर्तन और फिर दूसरी जगह वो पहुंचाता है। तो आजकल जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है लंबी दूरी के नेटवर्क के लिए, वो ये क्या है आपका फाइबर ऑप्टिकल का ही उपयोग किया जा रहा है। पूरा ब्रॉडबैंड इसी फाइबर ऑप्टिकल पर काम कर रहा है। और तीसरा होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल क्या है, ये उच्च आवृत्ति वाले डेटा को संचारित करने के लिए किया जाता है। उच्च आवृत्ति वाले डेटा को संचारित करने के लिए किया जाता है। और ये इसका उदाहरण आप याद रखो कि जो डिक्स चलती थी, डिक्स का जो तार होता था कि एक तार चलता था, ये इसके अंदर एक कड़क तार होता था, फिर ऊपर एक जालीदार तार लगा रहता था और फिर ऊपर से एक और कवर होता था। ये कहलाता था कोएक्सियल केबल। दुगने तार रहते थे, एक अंदर सबसे पहले मोटा तार रहता था, उसके ऊपर प्लास्टिक की एक मोटी परत, और फिर एक जालीदार तार रहता था, फिर ऊपर एक प्लास्टिक की कवर होती थी। ये होता था कोएक्सियल केबल। इसका उपयोग क्या है टेलीविजन प्रसारण में ज्यादा करते थे, वही डिक्स जिस चलती थी उसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो देखो ये है गाइडेड। गाइडेड मतलब तार का उपयोग कर रहे हैं, तार भी तीन प्रकार का उपयोग कर रहे हैं, ट्विस्टेड केबल, ऑप्टिकल फाइबर, और तीसरा क्या उपयोग कर रहे हैं हम, एक कोएक्सियल केबल। फिर देखते हैं अनगाइडेड। अनगाइडेड में क्या है, अनगाइडेड मतलब जिसको कह रहे हैं कि वायरलेस टेक्नोलॉजी की, जब डाटा ट्रांसमिशन किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ, वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं हम, अनगाइडेड माध्यम। और ये अनगाइडेड माध्यम भी हमको तीन प्रकार का दिखाई देता है। एक होता है रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन, एक होता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, और तीसरा होता है इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। ये तीन टाइप का ट्रांसमिशन हमको दिखाई देता है अनगाइडेड कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। इसमें तार का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये केवल क्या हो रहा है, बेतार संचार प्रणाली भी इसको कह सकते हैं, इसमें तार का उपयोग नहीं हो रहा है। अब देखो इसमें हम तार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तार का उपयोग नहीं कर रहे हैं मतलब हमारा क्या है, जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है वो या तो तरंगों का उपयोग करेगा। जैसे सबसे पहले हमने लिखा क्या है, रेडियो ट्रांसमिशन। तो रेडियो ट्रांसमिशन में क्या है, रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, रेडियो वेव्स का उपयोग करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से डेटा का कम्युनिकेशन किया जाता है और इसका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है, लंबी दूरी के
संचार, इसका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका रेडियो सिग्नल। फिर दूसरा हमारा क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में क्या है, इसमें हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग करते हैं। नाम नहीं है उसका, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनका उपयोग कर रहे हैं हम डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता है टेलीविजन प्रसारण में। माइक्रोवेव टेलीविजन प्रसारण में, टेलीविजन प्रसारण में। और तीसरा है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में हम क्या कर रहे हैं, इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग कर रहे हैं। और साथ में ये याद रखना कि इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है उच्च आवृत्ति वाली छोटी दूरी को तय करने के लिए। उच्च आवृत्ति वाला सिग्नल और लैन, उच्च आवृत्ति वाला सिग्नल और लैन, लोकल एरिया नेटवर्क में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और ये सामान्यता क्या है, जो आपका टीवी रिमोट, उसमें इसी इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। रिमोट टीवी रिमोट हो गया या आपका वायरलेस स्पीकर हो गया, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। टीवी रिमोट दीवार को पार नहीं कर सकता, उसके सामने टेप लगा दो तो वो काम नहीं करेगा। तो ये तीन तरीके होते हैं सिग्नल को वायरलेस पहुंचाने के। एक होता है रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। अब देखो इनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की, ये सब फिजिक्स हो गया। अपन को तो बस केवल केवल थोड़ा थोड़ा जानना है यहाँ पर कि डेटा का कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना। तो देखो ये डेटा का जो कम्युनिकेशन है वो, ये विधि, ये मेथड है या इसी, ये जो डेटा का कम्युनिकेशन है इस माध्यम के तहत होता है। गाइडेड, अनगाइडेड। गाइडेड मतलब तार वाला, अनगाइडेड मतलब बिना तार का। तो बिना तार है तो स्वाभाविक सी बात है रेडियो वेव्स का उपयोग करेंगे। रेडियो वेव्स में क्या है, मतलब वेव्स का उपयोग करेंगे तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, तीन तरंगों का उपयोग करते हैं। तीनों के लिए अलग अलग टाइप के सिग्नल या अलग अलग पद्धति का उपयोग किया जाता है। एक लंबी दूरी का संचार है, एक कम दूरी का संचार है। ये आपका रेडियो वेव्स हो गया। तो देखो ये डाटा संचार के माध्यम हो गए। ठीक है ना। तो देखो डेटा कम्युनिकेशन में हमको यही देखा था हमने कि हमको एक तो ये देखना है कि डेटा कम्युनिकेशन की विधियां कौन कौन सी हैं, डेटा को संचारित कैसे किया जाता है, और अंत में इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, नियम इनने विकसित किए हैं वो कौन कौन से हैं। डेटा कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रोटोकॉल। विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है। देखो प्रोटोकॉल तो बता ही दिया क्या है कि भाई आप डेटा का कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कुछ नियम कानून होना चाहिए। तो वो नियम कानूनों का जो समूह है उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है टीसीपी, या इसको हम आईपी कहते हैं। अब भी जो बताया था इंटरनेट प्रोटोकॉल, वही है ये टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसी को क्या कह देते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। इसका उपयोग क्या है, इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर
डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टीसीपी। दूसरा है इसमें एसएमटीपी। एसएमटीपी एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम में ही इसका उपयोग क्या है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, एसएमटीपी। फिर तीसरा प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या किया जाता है, ये क्लाइंट और सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। क्लाइंट व सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है। क्लाइंट व सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करता है और www वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का काम करता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने का काम करता ही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लाइंट और सर्वर के बीच, तो बताया था ना कल कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच का जो कनेक्शन होता है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से स्थापित होता है। फिर एक प्रोटोकॉल है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है कि कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच डेटा, टेक्स्ट, ग्राफ, मतलब सीधे सीधे फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। किसके इसके बीच, कंप्यूटर और सर्वर के बीच। इसमें एफटीपी में क्या है, कंप्यूटर व सर्वर के बीच फाइल। अब फाइल देखो कोई भी हो सकती है, मतलब आपका डॉक्यूमेंटेड फाइल भी हो सकती है या कोई भी फाइल होगी, वो ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का उपयोग किया जाएगा। फिर पांचवा होता है गोफर। GOPHER, पांचवा। गोफर ये प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटरों से डॉक्यूमेंट सर्च करने तथा प्राप्त कर प्रदर्शित करता है। क्या है, यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। यह एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट द्वारा दूरस्थ कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट सर्च करना तथा प्राप्त करना प्रदर्शित करता है। गोफर पेपर में पूछा गया है एक बार, गोफर क्या है, तो एक प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर है। और फिर छठवा लिखना टेलनेट।
टेलनेट। टेलनेट क्या है? ये एक एक टाइप का क्या है, रिमोट लॉगिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब इसमें क्या है, किसी एक कंप्यूटर को दूर बैठकर दूर बैठकर किसी अन्य कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर से दूर किसी एक कंप्यूटर पर दूर बैठकर किसी अन्य कंप्यूटर से संचालित करने में मदद करता है। ठीक है ना? ये कहलाता है टेलनेट। एक जगह से दूसरे कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त देखो एक दो और महत्वपूर्ण है। एक होता है आपका मैक्स, एम ए सी। इसका फुल फॉर्म याद रखना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एक याद रखना डीएनएस, ये भी एक प्रोटोकॉल है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। तो देखो ये आपकी डेटा संचार की अलग अलग कम्युनिकेशन के साधन हो गए। तो कम्युनिकेशन साधन के बाद कम्युनिकेशन जो हो रहा है उसके लिए कुछ क्या है, नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को ही प्रोटोकॉल कहना है। अलग अलग डेटा के ट्रांसफर के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। देखो और इनमें भी जो सबसे ज्यादा जिसका उपयोग होता है वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि क्लाइंट और सर्वर के बीच क्या है, ये स्थापित करता है कनेक्शन को। ठीक है, अब देखो ये अपना डेटा कम्युनिकेशन लगभग लगभग पूरा है। थोड़ा सा मोबाइल डेटा कम्युनिकेशन वाला टॉपिक और है इसमें। बाकी क्या है कि अब ये कुछ चीजों को अपन को थोड़ा सा जबरन देखना पड़ेगा। जैसे भारत में सर्विस प्रोवाइडर, भारत में डेटा कम्युनिकेशन के लिए भारत में डेटा सर्विस प्रोवाइडर, भारत में डेटा सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है जो डेटा उपलब्ध करा रहे हैं उनको। तो देखो मतलब इसमें अपन को केवल अब क्या है, भारत के संदर्भ में देखना है, कुछ संस्थाओं को देखना है। जैसे भारत में डेटा सर्विस प्रोवाइडर में सबसे पहले एक थी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। पूरा नाम क्या है इसका? विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये स्थापित हुई है 1986 और 1995 में इसी के द्वारा भारत में इंटरनेट पहली बार उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, और 2002 में सरकार ने इसको बेच दिया, निजीकरण कर दिया। अब ये टाटा के पास है, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। 2002 में टाटा को बेच दिया। VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड के बाद दूसरा मेन सर्विस प्रोवाइडर क्या है आपका? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 15 सितंबर 2000 को की गई थी। ठीक है ना? ये भी बहुत जल्दी बिक जाएगी, अभी बिकी नहीं है लेकिन भारी घाटे में चल रही है, तो आगे जाके बिक नहीं है। फिर एक और होता है MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, 1986 में स्थापित है। ठीक है ना? दिल्ली में है और ये महानगरों में क्या है, डेटा सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है, MTNL।
ठीक है। और फिर इसके अतिरिक्त आते हैं हमारे निजी डेटा प्रोवाइडर जो मोबाइल कम्युनिकेशन और ब्रॉडबैंड की सुविधाएं दे रहे हैं। देखो अब निजी में तो क्या है, मोबाइल में अपन चले गए तो एक तो क्या है, रिलायंस का जियो है, दूसरा क्या है आइडिया, वो दूसरे नंबर पे है एयरटेल, और तीसरे नंबर पर है आइडिया प्लस वोडाफोन। ठीक है ना। आइडिया वोडाफोन भी ज्यादा दिन का नहीं है, केवल आप ये मान के चलो कि दो प्राइवेट प्लेयर बच रहे हैं पूरे मोबाइल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि देखो बीएसएनएल भी लगभग लगभग खत्म है, वोडाफोन आइडिया घाटे में है, जब तक चला रहे कभी भी बेच के निकल लेंगे, सरकार ने उनको सहायता दी इसलिए वो जिंदा है। तो केवल दो सर्विस प्रोवाइडर बटेंगे, जियो और एयरटेल। पूरा मोबाइल कम्युनिकेशन उन्हीं के हाथ में है, भारत का पूरा ब्रॉडबैंड सिस्टम भी इन्हीं दोनों के पास है। बीएसएनएल का भी ब्रॉडबैंड सिस्टम है, लेकिन अब जो प्राइवेट ब्रॉडबैंड स्थापित हो रहा है वो केवल जियो और एयरटेल के पास ही है। ठीक है ना। तो ये दो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं भारत में, तीन हैं लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, तीन केवल दो ही बचेंगे, बाकी बीएसएनएल तो वैसे ही खत्म है। फिर देखो इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है TRAI, ट्राई, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई, TRAI। ठीक है ना। टेलीकॉम रेगुलेटर या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में स्थापित हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है ना। और ये क्या करती है, आपका जो भी ऑपरेटर है टेलीकम्युनिकेशन का संदर्भ में, उस पर नियंत्रण रखने का काम करती है। ठीक है ना। मतलब आपका यदि सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है एयरटेल हो, जियो हो, बीएसएनएल हो, एमटीएनएल हो, आपको यदि अपने सर्विस प्रोवाइडर से कोई दिक्कत है, आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर ट्राई के समक्ष आप पहुंच सकते हैं। लेकिन ये भी देखो केवल क्या है, विनियामक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब क्या है, इनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यदि ये कुछ गड़बड़ करते हैं तब ये करेगी। ठीक है ना। तो ये भारत में ये मुख्य सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बचा है 5G 4G मोबाइल कम्युनिकेशन के संदर्भ में और वायरलेस कम्युनिकेशन के संदर्भ में, तो उसको अपन अब कल देखेंगे।